Hello learners, welcome to Academia Educational Classes. My name is Anindita Giri and I welcome you all. So आज हम करेंगे बिहार बोर्ड हिस्ट्री बुक में से चैप्टर नंबर 4 राइट। क्लास 9th हिस्ट्री बुक कर रहे हैं आज हम और चैप्टर है हमारा 4 जो है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में ही हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक वर्ल्ड वॉर के बारे में ना। वॉर क्या होता है? वॉर हम सभी को पता है क्या होता है। वॉर जब बहुत ज़्यादा आर्म फोर्स में, जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में, हाई स्केल में जब लड़ाई होती है, मिलिट्री यूज़ होती है, वेपन यूज़ होते हैं, तो उसे वॉर कहते हैं ना। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर हम सभी ने सुना है, तो वर्ल्ड का मतलब ही बहुत सारे जब कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है ना। तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर में कि कौन कौन से कंट्री इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कंट्रीज़, ये वॉर कब तक चली, कितने साल तक ये कॉन्टिन्यूशन हुआ, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या रीजंस थे, राइट, और इसके वजह से कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बाकी कंट्रीज़ में या फिर लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि इसका पूरा टाइम पीरियड है 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो ये पूरा टाइम पीरियड है। The year of 1914 is worth mentioning for such a war that engulfed the entire world and the countries indulged in the war destroyed their all resources। हम सभी को पता है जब कोई भी वॉर होती है, कोई भी इतनी बड़ी जब युद्ध होता है, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ख़राब आता है ना, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कितने आर्मीज़ जो है वो सब, कितने लोग मर जाते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कितने पैसे लग जाते हैं, जैसे वेपन्स वगैरह ख़रीदना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके वजह से जो नॉर्मल जो लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल हिल जाता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिर्फ एक ही इंसान इसमें इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि जितने भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को इसका भुगतान करना पड़ता है। और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़, जैसे पैसे की बात कीजिए, वेपन्स की बात कीजिए, घर की बात कीजिए, हर चीज़ की बात, मतलब जो भी बेसिक सोर्स है वो सभी कुछ ख़त्म हो जाता है। और वॉर में सिर्फ मैन मेड मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे हम, अगर बात करें जो नेचर, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो नदी है, रिवर्स वगैरह, ये भी कितना ज़्यादा पल्यूट होता है, कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट होता है। Almost all countries of the world directly or indirectly were affected by the war। अब देखिए, कुछ कंट्रीज जो इन्वॉल्व होती है उनको तो होता ही है लॉस, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो बाकी जो कंट्रीज है जो इन्वॉल्व नहीं भी है उस वॉर के साथ, लेकिन फिर भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। The war changed the political, economic condition and geographical boundaries of many countries। यहाँ तक कि जो वॉर होता है वो क्या करता है, वो सब चीज़ चेंज करता है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, ठीक है, पॉलिटिक्स की अगर बात करें, अगर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, या फिर अगर अपनी बाउंड्री की बात करें, अपनी जगहों की बात करें, वो भी क्या होता है, वो भी इस चीज़ में चेंज होता ही होता है ना। ये कैसे चेंज होता है, क्या समझ में आ रहा है इसमें, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस बात में चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। कॉजेज ऑफ द वॉर कैन बी ट्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ये जो कॉज था, मीन्स ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, सब कुछ इतना ख़त्म सा हो गया था, ठीक है। लोगों को इस वॉर से उभरने के लिए बहुत साल लग गए थे, ठीक है। इसके बाद आपने सुना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, राइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसके कॉजेस क्या क्या थे। देखिए, पहला कॉज क्या है, कंपटीशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ फोर्सफुली एक्सटेंडिंग अ नेशंस ऑथोरिटी बाय टेरिटोरियल गेम। ठीक है, टेरिटोरियल गेम मतलब गेन के लिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि साम्राज्यवादी, जब हम अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, जैसे क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मल समझाऊँ आपको, जैसे कोई राजा होता है, वो क्या करता है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने लैंड को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो अपने जो वीकर सेक्शन, जो आसपास के जो राजा होते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, उसको अटैक करता है या फिर फोर्सफुली उससे सब कुछ ले लेता है, सारा सामान उसका लैंड ले लेता है। तो इसी को हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। समझ में है। द प्रोसेस ऑफ कॉलोनिज्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हैज स्टार्टेड जस्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस था, देखिए, कॉलोनिज्म हो रहा था। कॉलोनिज्म क्या है, जब कॉलोनी बननी शुरू हो गई थी, जब डेवलपमेंट शुरू हो रही थी, तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब जो कॉलोनी बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, है ना, लोगों की जो
जो चीज़ नीड है, जो बेसिक नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। ये कब हुआ था? ये हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही बात हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट लिया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। जब इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई थी, मशीन्स बननी शुरू हो गई थी, जब हैंड लेबर ये सब चीज़ें हट के सारी चीज़ें मशीन में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कॉलोनिज्म का जो प्रोसेस था वो बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ रहा था, तो ये चीज़ हो रही थी। इन सच अ वे द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉलोनियल रीजन वॉज इम्पॉसिबल विदाउट गिविंग चैलेंजेस टू द प्रीवियस इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो भी फॉर्मेशन हो रही थी कॉलोनियल रीजन का वो बहुत इम्पॉसिबल होता, क्योंकि चैलेंज बहुत ज़्यादा था। अब देखिए, मेरा कोई लैंड है, आपका कोई लैंड है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ तो मैं आपके लैंड को छीनने की कोशिश करूँगी, राइट। लेकिन आप अपने तरीके से कोशिश तो करोगे ना कि आप अपने आप को बचा सको, तो आप क्या करोगे? आप अपने आस पड़ोस या फिर अपने जो दोस्त है उसको हेल्प मांगोगे। तो ये चीज़ क्या हो रहा था, डोमिनेशन पावर चल रहा था, और सभी मतलब सभी लोग, सारे कंट्रीज़ के लोग अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, जर्मनी एंड इटली एंटर द रेस वेरी लेट। अब जर्मनी जो इटली है ये बहुत लेट, इन्होंने काफ़ी लेट इन लोगों ने इस रेस में ये लोग आए थे। ठीक है, मतलब ये जो इम्पीरियलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। सो दे गॉट वेरी फ्यू कॉलोनीज बट देयर डिज़ायर फॉर इम्पीरियलिज्म वॉज एंडलेस। ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी लेट किया था, मतलब जितनी भी कॉलोनीज थी सब एक दूसरे को कैप्चर कर रहे थे। लोग सोचे थे कैसे वो लोग अपना साम्राज्य को बढ़ाए, अपने लैंड को बढ़ाए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाए, लोग ये सब कर रहे थे। जर्मनी और इटली काफ़ी लेट आए थे, उनके पास बहुत कम ही कॉलोनीज वो ले पाए थे, लेकिन उनका जो डिज़ायर था, मतलब जो उनके अंदर जो ये इच्छा थी ना बहुत ज़्यादा थी, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ठीक, बाय 1914 जर्मनी हैड अचीव मच इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब 1914 में जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गेन किया था, काफ़ी ज़्यादा अचीव किया था उन लोगों ने। ठीक है, मशीन्स वगैरह खरीदना, मशीन्स के यूज़ होना, इसका काफ़ी ज़्यादा वो था इम्पैक्ट, इन्होंने अचीव किया था। इट हैड लेफ्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस बिहाइंड, और जर्मनी इतने आगे बढ़ गई थी कि जो ब्रिटेन और जो फ्रांस है इनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था जर्मनी के लोगों ने। जर्मनी वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ मार्केट फॉर रॉ मटीरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। अब इन जर्मनी क्या कहता है, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी, तो इनको क्या चाहिए? अब इंडस्ट्री में देखिए मशीन तो तभी काम करेगी ना जब आपको मटीरियल मिलेगा। आप मटीरियल से तो बनाओ, जैसे शर्ट बनानी है आपको, तो शर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कॉटन चाहिए। अगर आप कॉटन की शर्ट बना रहे हो तो, है ना, तो आपको कॉटन चाहिए, वो सारे रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, तभी जाके तो आप बना पाओगे। The old imperialist countries had already divided most of the countries of Asia and Africa among themselves. अब ऐसे जो पुराने imperialist countries थे उन्होंने भी डिवाइड कर लिए थे, जैसे एशिया, अफ्रीका, मीन्स विभाजन तो हुए थे, बहुत बार ही हुए थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है ये भी रीज़न थे। ये जो हमने पढ़ा अभी कॉम्पिटिशन इम्पीरियलिज्म, ये पहला कॉज था। इसके बाद देखिए क्या है, अभी आगे इसके बाद क्या हुआ था। इन सच अ कंडीशन द जर्मन इम्पीरियलिस्ट वांटेड टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ डिकेडेंट टर्की। अब जो जर्मन है, मैंने कहा था ना कि इनके पास ज़्यादा कॉलोनी नहीं थी, है ना, इन्होंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था, लेकिन इनके डिज़ायर बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने टर्की के ऊपर इन्होंने सोचा कि टर्की के ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे। फॉर दिस Germany required approval of the Sultan of Turkey over its railway line project between Berlin and Bahawat. तो यहाँ पे क्या है, अब इन्होंने बोला जर्मनी ने कि इनको रेलवे लाइन बिछानी है। ठीक है, कहाँ पे? टर्की की है, उनको परमिशन चाहिए। अगर उनके एरिया में अगर आपको काम करना तो आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। फ्रांस एंड रशिया अपोज दिस प्लान ऑफ टर्की, लेकिन जो फ्रांस और रशिया है उन्होंने इस प्लान को अपोज किया। ठीक है, The imperialist ambition of Japan was on increase after its victory in Russia-Japanese War in 1905. ये आपको याद रखना है, इसके बारे में हम कई बाद में बात करेंगे। 1905 में रशियन एंड जापानीज वॉर हुई थी, जहाँ पे जो जापान है वो अपने पावर में आ गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसमें ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पावर आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया था, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊँचे दर पे सोच रहा था। ठीक है, और वो चाहता था कि अपनी जो उसकी टेरिटरी है, जो उसकी जो कंट्री, वो और ज़्यादा फ्लरिश करे। बाय द एंड ऑफ 19th century, अमेरिका हैड ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ पावरफुल नेशन एंड इट वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स बिकॉज इट्स इंटरेस्ट वॉज इन डेंजर ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ अदर पावर्स। अब क्या था, हम धीरे धीरे देखते हैं कि जो 19th century में आके ना अमेरिका भी पावर में आ गया था। अभी तक देखिए, अभी तक हमने जो भी बातें की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें अमेरिका पावर में नहीं था। ठीक है, रशिया, जर्मनी, यही लोग थे,
गया पावर में, लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते हम देखते हैं कि जो अमेरिका है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल नेशन बन के खड़ा हो जाता है। और इनका जो इंटरेस्ट था वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड में था, ठीक है, कि ट्रेडिंग सिस्टम बहुत फ्री में हो, मतलब ज़्यादा टैक्सेस वगैरह ना लगे और लोग अपनी इच्छा से कर पाएँ, राइट। तो यही चीज़ थी। और जो धीरे धीरे जो जर्मनी के पास पावर बढ़ रही थी, फिर जापान के पास पावर बढ़ रही थी, तो इससे वो थोड़ा सा क्या हो रहा था, उसको भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, अगर ये लोग बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी उस टाइम पे नहीं देख पा रहा था कि हमसे तरक्की वो कैसे कर लेगा, क्योंकि यही था, अगर कोई ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरे जो से वीक जो सब पड़ेंगे सेक्शन, उसको वो अटैक कर देगा। तो सब लोग चाहते थे कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले। अब देखिए नेक्स्ट कॉज क्या है, रैडिकल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो देशभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे देशभक्ति का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब ये समझ आया था कि अगर कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो दैट मीन्स इट इज़ नेशनलिज्म, फॉर नेशनलिज्म। मतलब वैसे तो हम भी ऐसे ही मान सकते हैं कि जितने भी हमारे जो आर्मी वाले हैं या फिर जो भी नेवी होते हैं, ये देशभक्ति के लिए तो करते हैं काम, लेकिन हाँ, देशभक्ति का मतलब क्या, लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, है ना, ये चीज़ मेन होती है। तो यहाँ पे था, अगर आपने वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया तो आप नेशनलिज्म हो। तो देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोपियन कंट्रीज स्प्रेड इन अ वायलेंट वे। ठीक है, 19th सेंचुरी के हाफ में अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन, ये जो नेशनलिज्म की बात थी, ये यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई थी। ठीक, The people of same caste, religion, language and historical tradition wanted formation of separate countries। अब देखिए इतना बड़ा कंट्री है तो सब लोग की अपनी अपने ना, जैसे बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे वैसे लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सारी कास्ट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो लोग ये चाह रहे थे कि जो जैसे हम एक कैटेगरी के हैं, मान लीजिए कोई बंगाली है, ठीक है, उसका एक खुद का एक कल्चर है, उसके जो खुद के पीपल हैं, वो चाह रहे थे कि भाई हमारे लिए एक अलग सा कंट्री हो, हम भाई जहाँ पे हम सिर्फ बंगाली लोग रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग बिहारी हैं, ठीक है, तो वो चाहेंगे जो हमारे जो बिहारी जो लोग हैं वो सब अलग रहें, ठीक, उनका खुद का कंट्री। तो लोगों की ये डिमांड बढ़ रही थी। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इन टर्की एम्पायर बिलोंग टू स्लेव कम्युनिटी। नाउ ऑस्ट्रिया हंगरी, आगे जाके ये हंगरी और ऑस्ट्रेलिया बन जाती है, तो इनके जगह ये और टर्की, ये एम्पायर, ये भी इनके यहाँ पे ना स्लेव कम्युनिटी बिलोंग कर रहे थे। ये लोग स्लेव कंट्री कम्युनिटी। स्लेव कौन होते हैं, स्लेव हमने पढ़ा था, स्लेव होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकर चाकरी का काम करते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड एंड all slave movement which was based on the philosophy that all slaves are one nation। तो इन्होंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि देखिए स्लेव की कंडीशन बहुत ख़राब थी, है ना, लोग उसे अपने मर्जी से काम करवाते थे, जितना काम करवाते थे उनको उनका पैसा भी नहीं मिलता था, तो बहुत ज़्यादा निचले एरिया में आते थे, निचले दर्जे में आते थे अगर मैं कहूँ तो उन्होंने मूवमेंट ये बनाया। तो उनके लिए ये था कि जितने स्लेव्स है सबका एक नेशन है, ठीक, क्योंकि जितने भी जगह में जितने भी स्लेव्स थे सबका एक ही कंडीशन था। इट मेड द रिलेशन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी बिटर विथ रशिया। और इसी वजह से, इनके रिलेशन की वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी का रिलेशन जो रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक। Similarly, all German movement started with an objective of expansion of German Empire in the Balkan Peninsula। अब क्या हो रहा था, जितने भी जर्मन मूवमेंट स्टार्ट हुए थे वो क्या हुआ था, वो इसीलिए हुआ था ना कि जो जर्मन एम्पायर है वो बढ़ा सके। जो जर्मनी है वो भी लगी हुई है कि भाई मैं अपना जगह बढ़ाता रहे, मतलब अपना जो कॉलोनी या फिर जो लैंड है उसको बढ़ाते रहे। तो वो भी अपने उसमें चल रहा था, बहुत सारे उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। Thus the radical imperialism created a tense relation among the countries of Europe। अब जो ये जो radical imperialism, मतलब ये जो लोगों ने डिमांड कर ली थी ना कि हमें अलग अलग कंट्री चाहिए, तो लोग मान ही नहीं रहे थे, ठीक है, लोगों के अंदर एक गुस्सा भी आ रहा था। तो इसके वजह से काफ़ी टाइम तक टेंस सिचुएशन बनी रही यूरोप में, ठीक। तो ये जो था ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट, मिलिटरिज्म। नाउ मिलिटरिज्म क्या है, मिलिटरिज्म का मतलब हमें वैसे मिलिट्री से जो भी हम रिलेट कर सकते हैं, तो जो इज़म है ना, ISM, जो कोई भी वर्ड देख लीजिए, सोशलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, मिलिटरिज्म हो गया, ये जितने भी इज़म, जो ISM जो किसी भी वर्ड के पीछे जब लगता है, इसे हम हमेशा एक आइडियोलॉजी की तरह मानते हैं, ठीक है, एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी, मतलब यही कॉन्सेप्ट है। तो मिलिटरिज्म में यही था कि लोगों ने ना क्या किया था, अपनी मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब लोगों को यही पता था कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आप क्या करोगे, अब अगर
अगर आप अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, आप पावरफुल हो जाओगे। क्योंकि यही, कोई भी अगर आपको दूसरा कंट्री आपको अटैक करेगा तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपके पास वेपन्स है, बहुत महंगे महंगे हथियार है, बहुत पावरफुल वेपन्स है, बहुत ज़्यादा आपके पास आर्मी है, तो आपको किसी का डर ही नहीं रहेगा। तो लोगों ने यही करना स्टार्ट किया। देखिए, द यूरोपियन कंट्रीज वे आर पेइंग ऑल देयर अटेंशन ऑन मिलिट्री पावर। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सभी ने अपने जितने पैसे थे इन्होंने किस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मिलिट्री पावर पे। द मेन यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड अदर्स वे आर इंक्वायरिंग 85% ऑफ देयर इनकम ऑन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। अब जो फ्रांस बोलिए, जर्मन बोलिए, टर्की बोलिए, ये जितने बड़े बड़े कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने अपनी जितनी 85% इनकम इन लोगों ने मिलिट्री के ऊपर देना शुरू कर दिया। इन 1913 to 14 द नंबर ऑफ रेगुलर आर्मी वॉज 8 lakhs इन फ्रांस। तो अगर हम देखें 1913 से 14 तक, एक साल के अंदर जो आर्मी था, जो आर्मी बढ़ा है फ्रांस में, 8 लाख आर्मी उन्होंने बना ली थी। 7,60,000 इन जर्मनी एंड 15 lakhs इन रशिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसके पास था, रशिया के पास में। ठीक है, 15 lakhs उसने अपना सोल्जर आर्मी बना लिया। ठीक, फॉर अर्ली टाइम ब्रिटेन हैड इज डोमिनेशन इन द फील्ड ऑफ नेवल पावर। अब इस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली टाइम पे, तो मतलब उसी टाइम पे अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो ब्रिटेन ने अपना डोमिनेशन किस में किया था, नेवल पावर में किया था। ठीक है, जर्मनी टुक इट एज अ चैलेंज एंड स्टार्टेड मेकिंग मरीन टू डिमेन इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया था, जर्मनी ने भी क्या कोशिश किया था कि जैसे ब्रिटेन है, उन्होंने नेवल पावर रखा था अपना, क्योंकि जो समुद्र में जो लड़ाई होती है ना, जो नेवी वगैरह होती है, उसको उन्होंने पावरफुल किया था। अब जर्मनी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और इन्होंने भी क्या किया, मरीन बनाना शुरू कर दिया। मरीन वही जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, लड़ाई जो नेवी लोग यूज़ करते हैं, तो इन्होंने भी मरीन स्टार्ट कर दिया। ठीक, जर्मनी मैन्युफैक्चर्ड अ शिप नेम इम्पेरेटर द बिगेस्ट शिप ऑफ दैट टाइम। और जर्मनी ने भी एक शिप बनाया जो कि उसका नाम उन्होंने रखा इम्पेरेटर, जो कि बहुत बड़ा शिप था। ठीक है, तो सोल्जर तो बन ही रहा था, आर्मी बन ही रहा था। अगर लैंड की बात करें तो लैंड में तो इनकी बनी रही थी आर्मी, और साथ ही साथ अब जो पानी में, मरीन में भी इन लोगों ने शिप बनाने शुरू कर दिए। दस जर्मनी बिकेम द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन आफ्टर इंग्लैंड। और इसी बात में, इसी टाइम पे जो इंग्लैंड है वो तो नंबर 1 पे था, जो जर्मनी है ये सेकेंड नंबर पे आ गई। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉज क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अलायंस ब्लॉक्स। ठीक है, अलायंस सिस्टम क्या था देखते हैं। बीइंग विक्टिम ऑफ कॉन्विटियसनेस द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हैड स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स एलियंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा था, जब ये सारी चीज़ें चली रही थी, ठीक है, लोग एक दूसरे का लैंड छीनने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज थे उन्होंने ब्लॉक मतलब अलायंस बनाना शुरू कर दिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, दे वेयर फाइनलाइजिंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ नेशन कीपिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सेंटर। तो इन लोगों ने नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी। ठीक है, इन लोगों ने सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। मीन्स जितनी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना नेशन को बढ़ाने के लिए। इसी बीच में बहुत सारे वॉर्स हो रहे थे। ठीक है, इसी चीज़ में आपके बुक में इतना नहीं दिया हुआ अभी, अब जब बड़े हो जाओगे, बड़े क्लास में जाओगे, तो अब इसको डिटेल में देखेंगे कि इसका अगर पॉलिटिकली बैकग्राउंड देखें तो इसमें बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे, क्योंकि हर जगह तो राजा का रूल ही चल रहा था उस टाइम पे। तो जो राजा महाराजा इनकी भी अंदर से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली द एंटायर यूरोप गॉट डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। अब क्या हुआ था, यूरोप में धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए। ग्रेजुअली यूरोप वॉज टर्निंग इनटू अ मिलिट्री कैंप। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोप है वो मिलिट्री कैंप में कन्वर्ट होने लग गया। दिस प्रोसेस वॉज इन प्रोग्रेस इन यूरोप फ्रॉम द 19th सेंचुरी। और ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो यूरोप में जो मिलिट्री टर्म कैंप ये बनने का मतलब बन रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, ये 19th सेंचुरी में हुआ था। द चांसलर जर्मनी बिस्मार्क इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ फैक्शनलिज्म का मतलब होता है हम भी देखेंगे। तो यहाँ पे वो फाउंडर था, कौन था, बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन था, मतलब कौन चांसलर जर्मनी का कौन था जिसने, जो फाउंडर माना जाता है फैक्शनलिज्म का, वो है बिस्मार्क। ही मेड अ ड्यूपिक्स ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया इन 1879। अब इसने एक ड्यूपिक्स ट्रीटी साइन की थी ऑस्ट्रिया के साथ,
कब किया था इसने? 1879 में, ठीक है। अब इसमें ना कुछ अलायंसेस थे, 2 अलायंसेस थे, ठीक है। एक तो था ट्रिपल अलायंसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1882 कंप्राइजिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। जो ड्यूपिक्स ट्रीटी ना, देखिए 2 था, एक था ड्यूपिक्स ट्रीटी और था ट्रिपल अलायंस। तो ये जो थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने साइन किया था और इसके हिसाब से ये था कि और लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो जो ट्रिपल अलायंस केम इनटू एग्जिस्टेंस जब आया था ये 1882 में, कंप्राइजिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, ठीक है। इन सभी को साथ की, हम साथ मिलकर आराम से रह सकते हैं। बिस्मार्क हैड फाउंडेड दिस ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट फ्रांस। अब लेकिन बिस्मार्क को ये लगा था बाद में जाके कि जो ट्रिपल अलायंस है ना, ये फ्रांस के अगेंस्ट है, ठीक है। उसने बोला कि ये फ्रांस के अगेंस्ट है, क्योंकि फ्रांस को ये सपोर्ट नहीं करता है। Though the credibility of Italy was doubtful, because its main was to usurp some part of Austria-Hungary in Europe and win Tripoli with the support of France। अब यहाँ पे भी ना बहुत चीज़ें चल रही थी, ठीक है। जो इटली था वो भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, क्योंकि कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये देखिए, अब इसमें ना एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वॉर हो रहा था, ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ये एलीट पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हो रहा था। अब एलीट पावर में पता कौन आ रहे थे? एलीट पावर में आ रहे थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान। ये लोग थे एलीट पावर में, ठीक है। और अगर सेंट्रल पावर की बात करें तो सेंट्रल पावर में थे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जो कि आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया और हंगरी अलग अलग कंट्री के नाम से बने, ठीक है। जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की थे। तो ये जो 3 थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मनी एंड ऑटोमन, ये थे सेंट्रल पावर में, और एलीट पावर में थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। तो ये सारे लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। ये सारे एक दूसरे को क्या करना चाहते थे? अब एक दूसरे को ख़त्म करके अपने लैंड को बढ़ाना चाहते थे, ठीक। फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन मेड अ ट्रिपल नेशनल ट्रीटी अगेंस्ट द ट्रिपल अलायंस, ठीक है। तो जो फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, ये तीनों आ रहे थे एलीट पावर में, ये लोग सब एक ही उसमें थे, एक ही पावर में थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ट्रिपल नेशनल ट्रीटी बनाई, किसके अगेंस्ट में? ट्रिपल अलायंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अगेंस्ट उन्होंने बनाया था। इट वॉज एकोमोडेटिंग अलायंस बेस्ड ऑन सम कॉमन बेनिफिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसमें इन्होंने कुछ कॉमन बेनिफिट्स रखे थे और अंडरस्टैंडिंग रखी थी, ठीक है। मतलब कुछ जो ट्रिपल अलायंसेस में था, उसी से उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इसमें सेम रखा ही था इन लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द प्रेजेंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स प्रिपेयर्ड फील्ड फॉर अ टेरिबल वॉर। अब देखिए, कोई भी कम नहीं था। अब देखिए, अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी रखेंगे ना। कोई आपको मारेगा आगे तो आप भी तो उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, करेंगे। तो यही हो रहा था कि द प्रेजेंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स प्रिपेयर फील्ड फॉर अ टेरिबल वॉर। और सब लोग, एलीट पावर और सेंट्रल पावर, दोनों में जो लोग आ रहे थे, जो कंट्रीज आ रहे थे, सारे एक टेरिबल वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए होल ड्रामा क्या था। बिफोर द बिगनिंग of the First World War in 1914, there were happening some incidents had which were drawing the war near। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उससे पहले होने वाला था, मतलब जो स्टार्ट होने वाला था 1914 में, उससे पहले ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे जिसकी वजह से जो लड़ाई है ना, ये जो वॉर है, ये और करीब आ रहा था। क्या क्या रीज़न थे इसके? बहुत सारे रीज़न थे। मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी कंट्री में जो राजा महाराजा लड़ रहे थे अपने कंट्री को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ चल रही थी। दे वर द इशूज़ बिलोंगिंग टू बाल्कन पेनिनसुला एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोरक्को। क्या था? जो बाल्कन पेनिनसुला जनरली ये रीजन था यूरोप में, और जो मोरक्को है ये है नॉर्थ अफ्रीका वाला में, एक छोटा सा कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ चल रही थी, ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। जो कॉलोनीज़ है, कौन इसके ऊपर कैप्चर करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी तो हम देख रहे हैं सब जितने भी कंट्री सब किसी के अंडर हैं, कोई अपना अपना कंट्री सबने बना करेंगे। पहले सारे फ्री स्टेट थे ना, किसी को किसी का कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट इन 1904 ब्रिटेन वॉज फ्री टू एस्टैब्लिश कॉलोनी इन इजिप्ट एंड फ्रांस गॉट मोरक्को। अब क्या हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन किस में आ रहे थे? फ्रांस और ब्रिटेन एलीट पावर में आ रहे थे, है ना। एलीट पावर मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, एलीट पावर और सेंट्रल पावर। तो एलीट पावर में आते हैं, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद ये हुआ, जो ब्रिटेन है उसने इजिप्ट का वाला साइड ले लिया, और जो ब्रिटेन ने इजिप्ट वाला साइड ले लिया, जो फ्रांस है उन्होंने मोरक्को ले लिया।
जर्मनी वॉज ग्रेटली इरीटेटेड ऑन दिस। अब जो जर्मनी है उनको आया बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि जर्मनी आता है सेंट्रल पावर में, ठीक है, उसे आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। जर्मनी वॉज क्लैमरिंग, क्लैमरिंग मतलब होता है लाउड एंड कन्फ्यूज नॉइस ऑफ पीपल शाउटिंग, मतलब जब लोग चिल्लाते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब अंदर से फूटता है गुस्सा, तो जर्मनी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि भाई इनकी पावर क्या, जो जर्मनी सेंट्रल पावर में थे, और यहीं पे आकर अगर आप छोटे छोटे जो टुकड़े में जो हमारी चीज़ें हमारी लैंड है अगर आप वो ले लोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। इंडिपेंडेंस ऑफ मोरक्को एंड फ्रांस वॉज टोटली केयरलेस बिफोर हिज इंटरेस्ट। अब फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, उसे कोई लेना देने, भाई वो अब उसने तो ले लिया, अब तुम क्या कर लोगे, ठीक है। बाय 1911 फ्रांस कैप्चर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मोरक्को, और 1911 तक आते आते हम देखते हैं जो फ्रांस है उसने मोरक्को का बहुत ज़्यादा पार्ट ही ले लिया था, ठीक है, बहुत सारा उसने एरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम किसको हो रही थी, सेंट्रल पावर। देखिए एलीट पावर और सेंट्रल पावर के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अब एलीट पावर कोशिश कर रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जो सेंट्रल पावर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अपनी पावर को, ठीक है। आगे देखिए, इन 1904 ऑस्ट्रिया कैप्चर टर्की। अब 1904 में ऑस्ट्रिया ने किसको कैप्चर किया, टर्की को कैप्चर कर लिया, राइट। सर्बिया वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रीजन। अब जो सर्बिया है उसे भी ना इस रीजन में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब टर्की में। दे वेयर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट स्लेव स्टेट इन द बल्कन। अब ये लोग चाह रहे थे कि एक जॉइंट स्लेव स्टेट बनाए बल्कन में, ठीक है, सर्बिया। फॉर दिस इट हैड सपोर्ट ऑफ रशिया। अब जो रशिया इसको सपोर्ट कर रहा था, ये कह रहा था कि चलो ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। रशिया वॉन ऑस्ट्रिया टू स्टार्ट अ वॉर। अब रशिया ने उसे बोला कि हम लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, वॉर स्टार्ट कर देते हैं। जर्मनी डिड नॉट लाइक इट एंड ओपनली केम इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रिया। अब क्या कर रहा था, जर्मनी इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि जर्मनी दूसरी पावर का है, तो जर्मनी इसको पसंद नहीं कर रहा था। ये जो सपोर्ट कर रहा था ना वो स्लेव स्टेट के लिए, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और वो आ गया, उसने ना ऑस्ट्रिया को क्या करना स्टार्ट किया, जो रशिया उसने ना वॉर का वॉर्न कर दिया कि वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जर्मनी इसके खिलाफ था, और उसने क्या किया, सामने से इसने ऑस्ट्रिया को फेवर करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि भाई लड़ाई वड़ाई ये कर रहे हैं, ये भी मीन्स देखिए पॉलिटिक्स इतना चल रहा था कि मुझे कुछ और दिखा रहा था लेकिन लोग कुछ और दिख रहा था, ठीक है, ऐसी चीज़ चल रही थी। और जर्मनी रशिया तो हमेशा से आपस में दुश्मनी थे। फाइनली रशिया हैड टू रिट्रीट। रशिया को भाई रिट्रीट कुछ तो करना ही था, बट दिस एग्रेवेटेड एनमिटी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। अब इसके वजह से क्या होता है, रशिया और जर्मनी के बीच में थोड़ी बहुत अनबन कह सकते हैं हम चल रही थी। आगे देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एट द सेम टाइम द एटीट्यूड ऑफ जर्मनी वॉज इक्वली वेनोमस अगेंस्ट फ्रांस। अब इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, जर्मनी का जो बिहेवियर था फ्रांस के तरफ, ठीक है, वो बहुत अजीब हो रहा था, ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। द चांसलर ऑफ जर्मनी बिस्मार्क वांटेड फ्रांस टू बी पावरलेस। अब जर्मनी ये चाह रहा था कि जो फ्रांस के पावर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जर्मनी हमने देखा ही था, जब फ्रांस जब धीरे धीरे वो जो मोरक्को वाला जो जगह ले रहा था, वो है ना, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस उसने पूरा पार्ट ले लिया था मोरक्को को, तो तब से उसे गुस्सा तो आ ही रखा था। तो जो चांसलर था जर्मनी का, वो चाहता था कि जो फ्रांस के पास जो इतनी पावर आ गई है ना वो सारी छिन जाए, वो हट जाए, ठीक है। ही हैड ग्रैब्ड द रिच फ्रेंच स्टेट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। अब इसने क्या किया, जो फ्रेंच की तो स्टेट है अल्सा और लॉरेंस, इसके ऊपर कैप्चर करना शुरू, इसने ये सब हड़पना शुरू कर दिया। जर्मनी हैड स्ट्रांगली अपोज फ्रांस इन मोरक्को ऑल्सो। अब जो जर्मनी है वो बिल्कुल खिलाफ था फ्रांस की, कि फ्रांस के पास मोरक्को है, इसके बिल्कुल खिलाफ था, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ना। कॉन्सिक्वेंटली द गैप वेंट वाइडिंग एंड इट ब्रॉट द वर्ल्ड वॉर नियर। और इसी वजह से क्या हो रहा था, इसी वजह से जो वॉर है, जो लड़ाई झगड़ा एकदम जो होने वाला था, वो एकदम और पास में आ रहा था, क्योंकि सारी जो पावर है ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। देखिए ये पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको दो पावर हमेशा याद है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एलीट पावर और सेंट्रल पावर, इन दोनों को हमेशा आपको याद रखना है। आपकी बुक में मैप भी उस तरीके से नहीं दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे हम। मैं आपके साथ मैप की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी जो एलीट पावर और सेंट्रल पावर के बारे में, पर आप इस चीज़ को याद रखिए, आप नोट कर ले सकते हैं कि जो एलीट पावर में आते थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ठीक है, ये 5 आ रहे थे एलीट पावर में। और सेंट्रल पावर में आ रहे थे ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, जो कि टर्की था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर टर्की था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, कौन किससे लड़ रहा था और कौन किससे ये चीज़ कर रहा था। जर्मनी और फ्रांस की कभी नहीं पटी थी, ठीक है, हमेशा ये एक दूसरे से अगेंस्ट में ही थे। अंडरस्टूड? चलिए
बिगनिंग ऑफ वॉर, अब लड़ाई स्टार्ट हुआ। अब देखिए अभी तक तो हम यही देख रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा, हमने इसके कॉज देखे कि वॉर क्यों हुआ, किस वजह से वॉर शुरू हुआ था, क्योंकि यही देखा सब अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही चीज़ चल रही थी। अब वॉर स्टार्ट हुआ। द वॉर स्टार्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट, अब जो वॉर शुरू हुआ था वो एक मामूली से इंसिडेंट पे शुरू हुआ। बिगनिंग ऑफ वॉर, अब देखिए क्या हुआ था, अभी तक हमने यही देखा कि वॉर के क्या क्या कॉजेज़ थे, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका क्या क्या रीज़न था, किस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो हमने देखा कि कैसे लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने लैंड को बढ़ाने के लिए मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपने कॉलोनीज़ को बढ़ा रहे थे, ये सारी चीज़ हमने देखी। और हमने ये भी देखा ये एलीट पावर और सेंट्रल पावर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में थे। द वॉर स्टार्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट, अब जो वॉर शुरू हुआ था ये ऑर्डिनरी इंसिडेंट से शुरू हुआ था। इफ़ द एंटायर यूरोप हैड नॉट डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड एन एनवायरनमेंट ऑफ बिटरनेस एंड एनमिटी नॉट प्रिविलेंट, द इंसिडेंट कुड नॉट हैव हैपेंड। अब हम देखते हैं कि अगर ये जो पूरा यूरोप को इन लोगों ने क्या किया था, एलीट पावर और सेंट्रल ने क्या किया था, ये पूरे यूरोप को ब्लॉक के तरफ डिवाइड करके, छोटे छोटे डिवाइड करके इन लोगों ने क्या किया था, ब्लॉक को डिवाइड करके अपने पास कैप्चर करना शुरू कर दिया था। और ये जो कड़वाहट थी लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए, और सबने जो बोला था कि नहीं हम अलग रहेंगे, हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, वही होता है ना, जितने छोटे छोटे कंट्रीज होंगे उनमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। कहते हैं ना अकेले अगर आप रहोगे तो ठीक से आप कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको सफ़र फेस नहीं कर पाओगे ठीक से, है ना। अगर बहुत सारे लोग आपके साथ हैं तो आपको हिम्मत मिलती है, तो यही चीज़ हो रही थी। और इसी वजह से क्या हो रहा था, ये छोटी छोटी जो लोगों के अंदर जो चाह थी कि नहीं हम आराम से रह लेंगे छोटे छोटे कंट्री में, छोटा छोटा अपना स्टेट बना के अलग अलग रह लेंगे, इसी के वजह से ये जो वॉर हुआ था ठीक है, इसी की वजह से हुआ था। Archduke Ferdinand was assassinated on 28 जून 1914 एंड सराजेवो कैपिटल ऑफ बोस्निया, माना जाता है 28 जून 1914 जो जगह है ना, जो डेट है, ये माना जाता है यही शुरुआत थी, मतलब यही लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो आर्चड्यूक फर्डिनेंड है इनको मार दिया, इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। कैपिटल ऑफ बोस्निया के थे ये। फॉर दिस इंसिडेंट ऑस्ट्रिया हैड सर्बिया रिस्पॉन्सिबल एंड put demands before Tsar, which Tsar turned it down, taking it as a very severe blow to the independence। अब क्या हुआ था, ये माना जा गया था कि जो यहाँ पे जो फर्डिनेंड को जो मारा गया था ना, वो किसने मारा था, सर्बिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने ये बोला था ये रिस्पॉन्सिबल है, सर्बिया रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, एंड पुट डिमांड्स बिफोर सार विच सार वाई रिटर्न इट डाउन। तो इसमें यह था कि आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन सीवियर ब्लो टू द इंडिपेंडेंस, ठीक है। उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी और ये मार दिया था इन लोगों ने, असैसिनेट कर दिया था। कॉन्सिक्वेंटली ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट सर्बिया ऑन 28 जुलाई 1914, और इसी वजह से जो ऑस्ट्रिया इसने वॉर अगेंस्ट कर दिया था किसके बीच में, सर्बिया के साथ। इन्हें लगा था कि जो सर्बिया इसी ने लड़ाई मतलब मारा है हमारे ड्यूक को, ठीक है, हमारे उसको मारा है, तो उन्होंने वॉर शुरू कर दिया। रशिया अस्योर सार वाई टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट एंड स्टार्टेड सेंट प्रिपरेशन फॉर वॉर। अब जो रशिया है वो उसे अश्योर कर रहा था कि कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम तुम्हें सारी सपोर्ट करेंगे, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी वेपन्स चाहिए, जो भी पैसे वैसे चाहिए तुम्हें, ठीक है, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने बोला कि चलो भाई तुम रेडी हो जाओ वॉर के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये लोग समझदारी से बात करते, अगर पीसफुली काम करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो तो एक दूसरे को बोलते हाँ भाई तुम करो लड़ाई और हम इसको देख लेंगे, ठीक है, हमारे पास पावर है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा पावर आया था, घमंड आया तो लोग क्या करते हैं, गलत डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा था। अब देखिए, जर्मनी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट रशिया ऑन 1 अगस्त 1914 एंड अगेंस्ट फ्रांस ऑन 3 अगस्त 1914। अब जो जर्मनी, इसने भी लड़ाई घोषित कर दिया। इसने कहा था कि रशिया को इसने कर दिया, इसने 1 अगस्त में 1914 में, और रशिया उसके बाद इसने कर दिया फ्रांस में 3 अगस्त 1914 में। तो क्या देख रहे हैं हम कि हर जगह वॉर ही वॉर हो रहा है, ठीक है, सब ने एक दूसरे पे हल्ला बोल दिया। जर्मन आर्मी एंटर बेल्जियम ऑन द अगस्त 4 टू पुट प्रेशर ऑन फ्रांस। अब जर्मनी ने क्या किया था, बेल्जियम में एंटर कर दिया था उन लोगों ने, आर्मी ने, और फ्रांस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ठीक है। ऑन द सेम डे ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड नाउ इट स्टार्टेड टू टेक अ वेरी एक्सटेंसिव शार्प शेप।
अब क्या कहते हैं, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन जब जर्मन आर्मी ने बेल्जियम में भेजा था अपनी आर्मी, ठीक है, फ्रांस को प्रेशराइज करने, उसी दिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डाल दी, ठीक है, और वो भी एक्सटेंसिव। अब देखिए जर्मनी की जो आर्मी है वो कहाँ जा रही है, वो जा रखी है बेल्जियम में, तो जर्मनी में ज़्यादा आर्मी नहीं होंगे, और इसी में ब्रिटेन ने अपनी आर्मी भेज दी, ठीक है। तो कितने शार्पली ब्रिटेन ने काम किया। और उस टाइम पे ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन बहुत लोगों के हम बहुत सारे लोग ब्रिटेन के अंडर थे, जैसे कि इंडिया भी थी, इंडिया भी 200 साल तक ब्रिटेन के अंडर ही थी, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे ब्रिटेन ने अपना राज्य लगा रखा था, और ब्रिटेन बहुत पावरफुल था उस टाइम पे। सम अदर कंट्रीज ऑल्सो इंडल्ज इन वॉर, और धीरे धीरे बाकी जो कंट्रीज है वो भी इसमें इंडल्ज थे। जापान डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी विद अ व्यू ऑफ अस्पिरिंग जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। अब जो जापान है उसने भी वॉर कर दिया किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट, ठीक है। तो देखिए जर्मनी वैसे फ्रांस के अगेंस्ट है, ठीक है, और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के उसमें भेज दिया, लड़ाई के लिए उसने आर्मी भेज दी, और जापान भी जर्मनी के अगेंस्ट उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया विद द व्यू एज वेल जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, क्योंकि जर्मन कॉलोनीज उस टाइम पे फार ईस्ट में थी। टर्की एंड बल्गेरिया वेंट इनटू द फेवर ऑफ जर्मनी। अब जो जर्मनी के साथ कौन था, टर्की, ठीक है, टर्की और बल्गेरिया ये दोनों थे जर्मनी के साथ, ये सारे सेंट्रल पावर में थे। इटली इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ member of Triple Alliance sat on the fence for some time and finally joined war against Germany and Austria-Hungary। अब जो इटली है वो पहले मेंबर तो था, ठीक है, ट्रिपल अलायंस का, फिर उसने बाद में जाके ज्वाइन उसने किया किसके अगेंस्ट, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हंगरी के अगेंस्ट, ठीक। दस द असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फेंडन केम अब एज अ इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर। और यही माना जाता है कि जब देखिए पहले से कहते हैं ना कि गुस्सा तो फूट ही रहा था सबके अंदर गुस्सा था ही, लोग कोशिश करते हाँ अभी करेंगे, हम अभी करेंगे, लेकिन उनको मौका तब मिला जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को जब मारा गया, उनको गोली मार दी गई, वो ही माना जाता है कि उसके बाद ही लोगों के अंदर एकदम गुस्सा फूट गया, और वॉर का मेन जो रीज़न था, जो मेन कॉज था, वो यहीं से शुरू हो गया, यहीं पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया सारे कंट्रीज ने। और हम देखते हैं कि आगे जाके क्या वॉर का जो सिस्टम था, 1.7 करोड़ आई गेस इतने लोग मरे थे, ठीक है, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1.7 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक। अब देखिए आगे एंड ऑफ वॉर एंड पीस ट्रीटीज़। अब देखिए वॉर चल रहा था, अब कभी तो ख़त्म होगा ही, जब सबके ट्रूप्स ख़त्म हो जाएंगे, जब सबके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, जब सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे तो वॉर ख़त्म हो गई। तो अब वॉर कब ख़त्म हुआ था, और उसके बाद पीस ट्रीटीज़ साइन करवाई गई थी, है ना, शांति सबसे मांगी गई थी, इस शांति में हम सब रहेंगे। तो देखिए अनदर इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1917 में एक इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था। क्या हुआ था, इट वॉज सेपरेशन ऑफ रशिया फ्रॉम वॉर। अब क्या होता है, रशिया ने वॉर से पीछे हट गए थे, ठीक है, रशिया अपने आप को उसने वॉर से पीछे कर लिया, क्योंकि रशिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, राइट, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए, और वॉर में डिस्ट्रक्शन तो हो ही रही थी, सारे ट्रूप्स खत्म हो रहे थे उसके। टिल नाउ मोर देन 6 लाख ऑफ सोल्जर्स ऑफ रशिया हैड बीन किल्ड। अभी तक 6 लाख सोल्जर मर गए थे रशिया में, ठीक है, 1917 अभी तक वॉर चल ही रहा था, 1914 से लेके 1970 तक आते आते इनके 6 लाख सोल्जर्स मर चुके थे, ठीक है। तो देखिए अब कितनी ज़्यादा अमाउंट में है ये। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया हैड ऑल्सो बीन वर्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी एकदम ख़राब हो चुका था। विथ बोल्शेविक गवर्नमेंट कमिंग इनटू पावर, its leader Lenin issued a notification having proposal of establishing speech in others region without arms and without compensation of war। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, है ना, अब उसमें हिम्मत ही नहीं है लड़ने के लिए, तो क्या करेंगे बेचारे, उन्हें पता हम तो हार जाएंगे, तो उससे पहले उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है। विद बोल्शेविक गवर्नमेंट, मतलब जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी वो पावर में आए थे, ठीक है, और पावर में आने का उस टाइम पे लीडर कौन था, लेनिन था, और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, इशू किया कि ये प्रपोजल दिया गया कि एस्टैब्लिशिंग फीस, मतलब बाकी एरिया के साथ, रीजन के साथ एक शांति प्रिय हम एक कानून लाए, मतलब शांति रखे हम सबके साथ, ठीक है, जहाँ पे कोई आर्म्स वगैरह की कॉम्पनसेशन ना हो, ठीक है, कोई वॉर के लिए कोई कॉम्पनसेशन देना ना पड़े, और आराम से सब लोग रहे, ये लड़ाई झगड़े का फ़ायदा नहीं है। दो दिस कंडीशन एंड विड्रॉल्स ऑफ रशियन आर्मी फ्रॉम वॉर वॉज इनएविटेबली ऑफ आवर ओन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, बट जर्मनी टुक इट एज वीकनेस ऑफ रशिया। अब देखिए ये हमें तो पता है कि जो रशिया आर्मी ने क्यों विड्रॉ किया था वॉर, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके अंदर इतना दम नहीं है
है कि वो और लड़ सके। और जर्मनी को ये पता था, जर्मनी को पता चला है कि रशिया की वीकनेस क्या है, ज़रूर इनको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जर्मनी को पता चल गया था कि रशिया क्यों हट रहा है, ठीक है। एंड पुट सम डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर इट, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जर्मनी क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत डिफिकल्ट मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डाल दिया रशिया पे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट रशिया एक्सेप्टेड, और इसके बाद भी रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब ये ना कंपनसेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मांगा था, जो अभी भी आई थिंक कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ है इनका जो कंपनसेशन जो अमाउंट है। तो जर्मनी को पता चल गया था रशिया की कमज़ोरी क्या है, और उसी का उसका फ़ायदा उठाया, और मजबूरी में रशिया को उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ा और विड्रॉ फ्रॉम वॉर, और उसने वॉर से अपने आप को बचाया, ठीक। A Russian-Germany peace treaty took place in March 1918 and Russia completely separated itself from war। और यहीं पे रशिया और जर्मनी ने पीस साइन किया, ठीक है। पीस इन्होंने साइन किया ट्रीटी 1918 में, और यहीं पे आके रशिया ने कम्प्लीटली अपने आप को वॉर से विड्रॉ कर दिया, मतलब अपने आप को एकदम साइड कर लिया। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रशिया और जो जर्मनी है इनका कितना ज़्यादा इन्होंने ध्यान से इन्होंने काम किया। अब देखिए आगे क्या है। आफ्टर रशिया टर्निंग असाइड फ्रॉम द वॉर वॉइसेस वेयर रेज टू एंड द वॉर। अब जैसे ही रशिया तो वॉर से हट गई, ठीक है, अपना सेफ साइड लेके, अब बाकी भी आवाज़ उठने लगे कि भाई इस वॉर को ख़त्म करो, क्योंकि देखो वॉर का फ़ायदा किसी को भी नहीं होता है, ठीक है, सबको नुकसान ही होता है। और जो जीतता है ना पावर में, जो पावर में आता है, वो भी बहुत कुछ लॉस करके ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सब लोग यही चाहते थे कि वॉर ख़त्म हो जाए। द कंट्रीज इंडल्ज्ड इन वॉर डिड नॉट एक्सप्रेस देयर विश ओपनली बट देयर पीपल रेज वॉइस अगेंस्ट द वॉर। अब जो कंट्री में जो लोग थे, मतलब जो इन्वॉल्व थे वॉर में, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जो हमने एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बारे में बात की थी, इन सब ने खुद से तो नहीं बोला, खुद से ओपनली लोगों ने कोई ये डिमांड नहीं की, लेकिन जो इनके जो लोग थे उन लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है, कि ये वॉर को ख़त्म करो। क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र तो लोग ही कर रहे थे ना, कितने सोल्जर्स मर रहे थे आप नहीं देख सकते, मतलब गिनती भी नहीं है आपकी हो कर पाओगे, कितने सारे सोल्जर्स मरे थे। उसका इम्पैक्ट देखिए उनके फैमिली में कितना ज़्यादा पड़ा था, कितने ज़्यादा औरतें जो उनकी फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, ठीक है। अब देखिए जब आदमी लोग वॉर में चले गए हैं तो उनका घर बन कैसे चल रहा होगा, ठीक है। अब वो मर गए तो जितनी लेडीज़ थी वो विधवा हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन था। मिलिट्री रिबिलियन वेयर हैपनिंग इन सम प्लेसेस, कई जगह तो मिलिट्री रिबिलियन होता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। द मॉरल ऑफ कॉमन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम हाई थ्रू द न्यू गवर्नमेंट इन रशिया। अब रशिया में क्या हुआ था, रशिया में काफ़ी अब नई गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है, तो उनको काफ़ी रिलीफ हो रहा था कि चलो वॉर से हट के हम थोड़ा बहुत तो सही होगा। अब पीपल ऑफ वॉर अफेक्टेड कंट्रीज रेज वॉइस अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। अब जो वॉर के वजह से जो अफेक्ट पड़ रहा था जिन जिन कंट्रीज़ में, उन सब ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, उनको खुद का एक गवर्नमेंट चाहिए था। The U-boat submarine of Germany started to shrink the ships moving towards British seaport। अब जर्मनी का जो सबमरीन था, यू बोट जो था, वो श्रिंक होना शुरू हो गया, ठीक है, और ब्रिटिश सी पोर्ट में जाके। एट द सिंकिंग ऑफ द सी लुसिटेनिया अमेरिका रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली एज अमेरिकन सिटीजन्स वेयर ऑन बोर्ड। अब जब इस शिप जब वो हुआ था, डूबा था, उस टाइम पे अमेरिका ने रिएक्ट किया था क्योंकि उसमें अमेरिकन सिटीजन्स भी थे, ठीक। व्हेन जर्मनी डिड नॉट स्टॉप दिस एक्ट इवन आफ्टर द अमेरिकन अल्टीमेटरियम इन अप्रैल 9, 1917 अमेरिका डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी। अब जर्मनी ना ज़्यादा दिन तक इसकी खुशी टिकी नहीं थी, ये वॉर से जो रशिया है ये तो निकल गई थी, लेकिन जो जर्मनी है ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उसका सबमरीन भी था, उसने बना लिया था, लेकिन ये ज़्यादा खुशी ज़्यादा दिन तक इन लोगों की टिकी नहीं थी। The situation of war totally changed after America's involvement into war। अब क्या हुआ था, जर्मनी ने ठीक से वर्क नहीं किया था, इसमें अमेरिकन सिटीजन्स ऑन बोर्ड जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा था, और इस वजह से अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी के अगेंस्ट में। और इसी सिचुएशन के वजह से क्या हुआ था, अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट जब हुई इस वॉर में, पूरा सिचुएशन बिल्कुल ही पलट गया। अभी तक अमेरिका चुपचाप थी, ठीक है, लेकिन जब इनके खुद के लोगों पे जब इफेक्ट पड़ने लगा तो इन लोगों ने वॉर में इन्वॉल्वमेंट ले लिया, और अब देखेंगे इसके बाद कितना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो जाता है, ठीक। इन जुलाई 1918 British, France and American started a joint military campaign and Germany and its allies started to lose। अब देखिए जो
ब्रिटेन थे, ठीक है, ये लोग तो थे एलीट पावर में, जर्मनी थी सेंट्रल पावर में। अब ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिका ये थे मेन 3 एलीट पावर में। अब इन लोगों ने जॉइंट मिलिट्री कैंपेन रखी और ऑफ कोर्स अगर ये सारे लोग मिल जाएंगे एक साथ तो जर्मनी क्या कर पाएगी, अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, और धीरे धीरे ये अपने आप को ख़त्म करना इसने शुरू कर दिया। बल्गेरिया मूव्ड अवे फ्रॉम द वॉर इन सितंबर। अब जो बल्गेरिया उसने भी अपने आप को वॉर से ख़त्म किया, दूर किया सितंबर में। और टर्की सरेंडर इन अक्टूबर, और टर्की ने भी अपने आप को सरेंडर कर ही दिया। ये सारे ना सेंट्रल पावर में थे। पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट वाज इंक्रीजिंग इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, और मतलब पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मतलब सबके ना अलग अलग विचार थे। जैसे अब देखिए कोई भी है, जर्मनी है, हंगेरियन या फिर ऑटोमन एम्पायर जो लोग थे, ये लोग जब पैनिक सिचुएशन आई थी ना, तो लोग पैनिक करने के चक्कर में लोग ना एक दूसरे से लड़ना शुरू करते थे, और यही हो रहा था। तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसकंटेंट में कोई मान ही नहीं रहा था, ठीक से नहीं कर पा रहे थे वो लोग मैनेज। The Emperor of Austria and Hungary surrendered on November 3, 1918। तो धीरे धीरे देखिए जितने भी सेंट्रल पावर में थे उन सभी ने क्या किया, सभी सरेंडर करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। अ रेवोल्यूशन इरप्टेड इन जर्मनी एंड इट बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री, और एक जर्मनी में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसके वजह से एक रिपब्लिक कंट्री उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। जर्मन एम्पायर कैसर विलियम सेकेंड माइग्रेटेड इनटू हॉलैंड। अब जो जर्मन एम्पायर थे उस टाइम पे, कैसर विलियम सेकेंड, ये हॉलैंड में माइग्रेट हो गए। द न्यू जर्मन गवर्नमेंट साइन द चीज़फायर ट्रीटी ऑन 11 नवंबर 1918 एंड दस द वॉर केम टू एंड। और जर्मन गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन की नवंबर 11, 1918 में, और माना गया कि इसी दिन जो वॉर है वो प्रॉपर तरीके से एंड हो गया। तो हमने यही देखा, जब तक अमेरिका नहीं आया था तब तक जर्मनी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा था, ठीक है, लेकिन अमेरिका के आते ही जब उस सारी पावर एक साथ मिल के उन्होंने लड़ाई की तो जर्मनी की पावर भी ख़त्म हो गई। इन सच कंडीशंस द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफर पीस प्रोग्राम इन 1918। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, इन्होंने पीस प्रोग्राम ऑफर किया था एंड दैट वाज नोन एज 14 पॉइंट प्रोग्राम। इट कवर मैटर्स रिलेटेड टू कैरी आउट ओपन डायलॉग्स बिटवीन स्टेट्स, फ्रीडम ऑफ द सी, रिडक्शन ऑफ वेपन, इंडिपेंडेंस ऑफ बल्गेरिया, रिस्टोरेशन ऑफ एल्सेक लॉरेन टू फ्रांस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन यूरोप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू गारंटी इंडिपेंडेंस टू स्टेट्स। तो इन्होंने इस प्रोग्राम में इन सभी चीज़ों को मैटर किया था, इन सभी को इम्पोर्टेंस दी थी। जितने भी रिलेटेड जो स्टेट के जो ओपन डायलॉग कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ सी में सब भी फ्रीडमली फिल कर सकते हैं, कोई भी वेपन को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, रिडक्शन करना पड़ेगा आपको वेपन्स के लिए, ठीक है, ज़्यादा मिलिट्री पावर नहीं रख पाओगे, ठीक है। बल्गेरिया में इंडिपेंडेंस लाने के बाद फिर एल्सेक लॉरेन फाइनेंस में रिस्टोरेशन करना, ठीक है, और जितने भी स्टेट है यूरोप में सबको अपनी छोटी छोटी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, ठीक है। फॉर्मेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू गारंटी इंडिपेंडेंस टू स्टेट। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, किसने, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने। द सम पॉइंट ऑफ विल्सन्स वेर इंक्लूडेड इन द पीस ट्रीटी। जनरली देखिए विल्सन ने एक पीस ट्रीटी तो बना दी इस चीज़ को, और लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि इसके बाद शायद लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आगे जाके सिचुएशन डिफरेंट होती है, और हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, तो वो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इतना ही देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे इस पूरे चैप्टर को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और जितने भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।